सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर और T20 वर्ल्ड कप से लगातार चौथी खुशखबरी आ चुकी है। आज पाकिस्तान ने अपना चौथा ग्रुप मैच खेला और नामीबिया को 45 रन से शिकस्त देकर अब पाकिस्तान ने ऑफिशियली सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो अपने ग्रुप से पाकिस्तान वो पहली टीम है जिसने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया और इस T20 वर्ल्ड कप की अब पाकिस्तान दूसरी टीम बन गई है इंग्लैंड के बाद, जो कि अब सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुकी है। दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड की यही पोजीशन है जो इस वक्त पाकिस्तान की है। उसने भी 4 मैचेस खेले और 4 मैचेस जीते हैं और सेमीफाइनल के लिए उसने भी क्वालिफाई कर लिया। लेकिन अब इस ग्रुप में यह फैसला होना है कि दूसरी टीम कौन सी होगी जो पाकिस्तान के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी और काफ़ी हद तक इसका फैसला कल हो भी सकता है, क्योंकि न्यूजीलैंड का मुकाबला स्कॉटलैंड से है, इंडिया का मुकाबला अफगानिस्तान से। दोनों इस ग्रुप के बड़े इंपॉर्टेंट मैच हैं। लेकिन आज जो मैच अबू धाबी की विकेट पर हुआ, बाबर आजम ने टॉस जीता और एज एक्सपेक्टेड उन्होंने फैसला किया आज बैटिंग करने का, क्योंकि पिछले 3 मैचेस में पाकिस्तानी टीम चेस करती हुई आ रही थी और कामयाबी से चेस कर रही थी और तीनों बड़ी टीमों को पाकिस्तान ने शिकस्त दी थी। तो अब तमाम माहिरीन ये कह रहे थे कि पाकिस्तान का टेस्ट उस वक्त होगा जब पाकिस्तानी टीम पहले बैटिंग करेगी। तो आज बाबर आजम ने इसी सोच की बुनियाद पर टॉस जीतकर पहले बैटिंग का फैसला किया और हमने देखा शुरू के 6 ओवर्स में बहुत मुश्किल था अबू धाबी की पिच पर बैटिंग करना, जहां बाबर आजम और रिजवान के बैट के आसपास से बहुत सारी बॉल्स गुजर रही थी। कई बार वो बीट हुए नामीबिया के बॉलर्स के ऊपर, लेकिन जैसे जैसे पिच बेहतर होती गई उसके बाद रिजवान और बाबर आजम ने बड़ी शानदार बैटिंग की। बाबर आजम 70 रन बनाकर आउट हुए। 15वें ओवर का खेल उस वक्त जारी था जब बाबर आजम आउट हुए। 100 से ज़ायद रन का एक बार फिर ओपनिंग स्टैंड दोनों ने दिया, लेकिन रिजवान, जितनी रिजवान की तारीफ की जाए वो कम है। नॉट आउट 79 रन रिजवान ने स्कोर किए और इन 79 रन में रिजवान ने चौकों और छक्कों की एक बारिश कर दी। आखिरी 10 ओवर्स में पाकिस्तानी टीम ने 130 रन बनाए और वही फ़र्क साबित हुआ। खासतौर पर रिजवान का वो आखिरी ओवर जो जे स्मिथ ने कराया, उसमें रिजवान ने 3 चौकों 1 छक्के की मदद से 24 रन बनाए। 4 चौके बल्कि उन्होंने लगाए, 4 चौके और 1 छक्का लगाया। आखिरी ओवर में जो 24 रन बने वो एक फतह और शिकस्त के दरमियान बड़ा फ़र्क समझे जा सकते हैं। तो अब पाकिस्तान आगे इस टूर्नामेंट में सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुका है। अगर पाकिस्तान का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से होता है या साउथ अफ्रीका से होता है, और एक इम्कान ये भी है कि शायद वेस्ट इंडीज़ से हो जाए, और फिर दूसरी टीम क्या न्यूजीलैंड हो सकती है जो इस ग्रुप से आगे सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी, फिर उसका मुकाबला इंग्लैंड से होगा। तो क्या पाकिस्तान के फाइनल में पहुंचने के और ये टूर्नामेंट जीतने के चांसेस रोशन हैं? क्योंकि 1-2 प्लेयर्स जो कि स्ट्रगल कर रहे थे आज हमने देखा वो भी फॉर्म में आ गए। हफीज़ ने सिर्फ 16 बॉल्स पर 32 रन बनाए और हसन अली ने भी आज बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की। 6 रन से कम रेट रहा। एक विकेट भी हसन अली ने आते ही अपने ओवर की दूसरी बॉल पर ही हासिल कर ली थी। तो हसन अली भी वापस किसी हद तक अपने कलर में नजर आए जो उससे पहले ऑफ कलर नजर आ रहे थे। अब आगे पाकिस्तानी टीम के इस टूर्नामेंट में कितने रोशन इम्कानात हैं, क्योंकि इस वक्त पूरी की पूरी 11 ही भरपूर फॉर्म में वापस आ चुकी है। पीजे मीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक इंटरनेशनल प्लेयर हैं, सीनियर साफ़ी, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। चौधरी अब्दुल जलील साहब जिनका ताल्लुक सियालकोट से है और उनको पूरी दुनिया चाचा क्रिकेट के नाम से जानती है, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। पाकिस्तान माजी में हमने देखा जब भी बैनुल अक़वामी ग्राउंड्स पर या पाकिस्तान में जब क्रिकेट होती थी, जहां पाकिस्तान फतह हासिल करता था या शिकस्त का सामना उसको करना पड़ता था, चाचा क्रिकेट क्राउड में मौजूद होते थे और पाकिस्तान का झंडा वो मुस्तकिल लहराते रहते थे और हर जगह उन्होंने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। पाकिस्तान के झंडे को कभी उन्होंने नीचे होने नहीं दिया। तो चाचा क्रिकेट से भी हम बात करेंगे। पीजे मीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीजे मीर साहब, ज़ाहिर ये चौथी पाकिस्तान ने फतह हासिल की और आज पाकिस्तान पहले बैटिंग में भी टेस्ट हो गया। अफगानिस्तान के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा स्कोर पाकिस्तान ने सिर्फ 1 रन के फ़र्क से 189 रन हासिल किया। तो फिर बाद में बॉलिंग भी बेहतर रही। 5 गो के नामीबिया की टीम को ऑल आउट नहीं कर सके, कमज़ोर टीम थी, उन्होंने भी बेहतर बैटिंग की। ओवरऑल इस मैच की परफॉर्मेंस से आप मुतमईन हैं और आगे के लिए अब आगे स्कॉटलैंड के बाद ज़ाहिर है बड़ा मुकाबला सेमीफाइनल का होना है, तो अब ये टीम वेल प्रिपेयर्ड है बड़े मुकाबले के लिए? अच्छा, पीजे मीर साहब आपको हम रिकनेक्ट करते हैं। आपकी आवाज़ नहीं आ रही, लोग आपको सुन नहीं करेंगे कि लोग आपको सुन भी सकें, ताकि जो आप इस वक्त माहिराना तज्जिया दे रहे हैं वो भी लोगों तक पहुंच सके। चाचा क्रिकेट हमारे साथ चौधरी अब्दुल जलील साहब मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। ये पाकिस्तान ने चौथी लगातार जीत हासिल की है, कैसा इस वक्त महसूस हो रहा है? आप मिस कर रहे हैं पाकिस्तानी टीम के साथ? ग्राउंड में आप होते थे, हर जगह पाकिस्तान का झंडा लहराया करते थे, तो वो जो एक फील होती थी ज़ाहिर है वो तो मुख्तलिफ होती है। इस वक्त आप घर बैठकर एंजॉय कर रहे हैं क्रिकेट को टीवी पर?
जी मैं बिल्कुल जो है ना ग्राउंड में एंजॉय कर रहा हूँ मैं। अच्छा, ग्राउंड में मौजूद हैं वर्ल्ड कप देख रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, जबरदस्त। जी ग्राउंड में आज पहले जी अभी ग्राउंड से निकले हैं और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। इधर पाकिस्तानी जमा हो रहे हैं जश्न मनाने के लिए, तो उधर ही हम एक रेस्टोरेंट है तो उधर हम डिनर भी करेंगे और सेलिब्रेट भी करेंगे। और मैंने सारे मैच देखे हैं यार, तो बहरहाल मुझे सबको खुशी होती है, मुझे तो खुशी होती है झंडा लहरा के पाकिस्तान की अजमत के नारे लगा के। और सबसे जो हमने जब से इंडिया को हराया ना, मेरा रंग पहले से ज्यादा गोरा हो गया। अच्छा, तो अब्दुल जलील साहब, ये इससे पहले के टूर्नामेंट्स में तो से- आपको कभी हार कभी जीत, जरा थोड़ा मिक्स एंड मैच पाकिस्तानी टीम चलती थी, लेकिन ये इस वक्त तो 4 लगातार मैंने फतवाहत, तो बड़ी- आप और दीगर शायकीन जो मौजूद हैं, कैसा महसूस हो रहा है? जी बड़ा अच्छा जो है ना महसूस होता है जब भी पाकिस्तान जीते। तो मैं तो 500 के करीब मैच देख चुका हूं, लेकिन ये मेरी जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम को वर्ल्ड कप में जीतते हुए देखूं और इंडिया को हारते हुए देखी। और शुक्र अल्लाह के मेरी ये ख्वाहिश चले, जो है ना, ये ख्वाहिश भी मैंने आपकी पूरी कर दी है। ये ख्वाहिश भी आपकी और पूरी हो गई, मैंने देख लिया। और आपसे इस बारे में जरा मजीद भी गुफ्तगू करते हैं। लेकिन पीजे मीर साहब, ये हफीज और हसन अली, ये दो वीक लिंक पाकिस्तानी बॉलिंग और बैटिंग के समझे जा रहे थे, जो ज़ाहिर है नहीं, बहुत बड़े प्लेयर्स हैं दोनों, लेकिन आज दोनों फॉर्म में आ गए, तो अब सेमीफाइनल के लिए बड़ी वेल प्रिपेयर्ड ये 11 है। आप समझते हैं ऐसा, या अभी भी कहीं कोई खामी कोई कमी आप महसूस कर रहे हैं? देखिए अरबाब, ये जो कई होते हैं बड़े सिनिकल क्रिटिक्स, उन्होंने कहा कि जी हफीज़ बिल्कुल पास्ट है कि नहीं खेल सकता, इसको चेंज करो। अगर आप दोनों इनिंग्स हफीज़ की देखें, वो जिस टाइम पे आया है उस टाइम पे उसने वही शॉट्स खेली हैं कि जो कि सिचुएशन डिमांड करती थी। और पहला कैच तो जो कॉन्वे ने पकड़ा है वो एक आउटस्टैंडिंग कैच ऑफ हिज लाइफ टाइम, इनफैक्ट कैच ऑफ T20-21 का। और उसके बाद दूसरी टाइम पे जब वो हुआ है वो भी बहुत अच्छा कैच हुआ है, लेकिन ही हैड टू प्ले दैट शॉट। सो हफीज़ की एबिलिटी पे कोई डाउट ना करे। आज हफीज़ को टाइम ज़्यादा मिला है। हफीज़ उस पोजीशन पे था कि जहां वो सेटल इन करके ऐसी शॉट्स खेला है कि मैं समझता हूँ दे वर आउटस्टैंडिंग शॉट्स। हालांकि कई दफ़ा फॉर एग्जांपल उसने एक चिप किया ऑन द ऑन साइड स्क्वायर लेग की तरफ, वो कैच भी हो सकता था, ऐसी तो कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन इसमें आपको थोड़ी लक भी चाहिए होती है, और आपकी एज फार एज एबिलिटी इज कंसर्न, मैं समझता हूँ कि हफीज़ इज़ एन एसेट टू द पाकिस्तान साइड। और इसका क्रेडिट हफीज़ और शुएब का क्रेडिट अरबाब मैं दूंगा, और आसिफ का क्रेडिट सिर्फ एक बंदे को दूंगा मैं, और वो है रमीज़ राजा। अच्छा, इसने इन लड़कों को लेके आया, और ये तीनों लड़के मैं समझता हूँ कि इन्होंने परफॉर्म किया लेकिन और आपको पीजे दिखाया मीर साहब, ये ability क्या याद है। होगा आपको, अब आप चेयरमैन पीसीबी बनने से पहले रमीज़ राजा साहब हफीज़ के, शुएब मलिक के बड़े मुखालिफ हुआ करते थे। उनके यूट्यूब चैनल्स पे बहुत से वीडियो क्लिप्स मौजूद हैं जिसमें वो बताया करते थे कि अब ये 40 साल के हो गए, ये पुराने ब्रांड की क्रिकेट खेल रहे हैं, ये इस वक्त का ब्रांड नहीं है जो क्रिकेट इंडिया और इंग्लैंड खेल रहे हैं, हम उससे बहुत दूर हैं। लेकिन इस T20 वर्ल्ड कप में हम बिल्कुल पाकिस्तानी टीम को एक नए ब्रांड में, एक अलग अंदाज में देख रहे हैं। देखें, उस वक़्त उनका एक ओपिनियन था, वो एक कमेंटेटर थे, वो कह सकते हैं, लेकिन जब वो खुद आते हैं और इंजन रूम के अंदर बैठते हैं, और फिर उसके बाद आप इनकी जो परफॉर्मेंसेस हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड है, वो देख के मैं समझता हूँ कि इसलिए उसको इनको सिलेक्ट किया गया है। ये आसिफ अली को तो हर एक ने राइट ऑफ कर दिया था। इस लड़के की इतनी एबिलिटी है, और मैं समझता हूँ उसका टैलेंट है कि बड़े कम लोगों का इस तरह का आपको टैलेंट मिलेगा। सो बेसिकली इनका जो सिलेक्शन जो है, वो जो मॉडल दैट पेड ऑफ, ये नहीं भी पे ऑफ कर सकता था, फिर इन पे तनकीद आ जाती है, लेकिन ऑन अ पॉजिटिव नोट इट इज़ पेइंग ऑफ। लेकिन ये जो आज नामीबिया की जो विक्ट्री है, मैं समझता हूँ कि इस टीम को, जो मैंने ऑब्जर्व किया कि थोड़ी ये बड़े कंप्लेसेंट से हो गए हुए थे, इनकी मिस फील्डिंग्स हुई हैं, इन्होंने जो बॉलिंग है इसको मैं समझता हूँ और तकड़ी करनी चाहिए थी, क्योंकि ये एक वीक टीम है। हसन अली हम कहते हैं बड़ा अच्छा बॉलर है, और भाई उसके जो सामने ऑपोजिशन में जो बैट्समैन थे वो उस क्लास के नहीं थे कि जब इसको मार पड़ी है पिछले मैचेस के अंदर। सो आपने गेज करना है कि किस बैट्समैन
कोई इन्होंने खिलाया, कैसे आउट किया, ये उस वक्त आप गेज करते हो। ये नहीं कि आउट कर दिया, हाँ जी बड़ी अच्छी फॉर्म में आ सही। गए, लेकिन फिर जिसका एक टैलेंट होता है। फिर मैं ये समझता हूं आज हसन शाहीन अली को आफरीदी ने बिल्कुल अपने रगड़ा 4 देना ओवर्स चाहिए। में 36 रन दिए। ज़ाहिर है इंडिया के खिलाफ वो सबसे मौसर पाकिस्तान का हथियार साबित हुए थे। शादाब आज और कलर में नजर नहीं आया, उन्होंने भी 35 रन दिए, एक विकेट जरूर ली, लेकिन ये दोनों पाकिस्तान के स्ट्राइक बॉलर हैं और फिर इनकी बॉलिंग आज एक कंसर्न के तौर पर सामने आई है। बिल्कुल यही तो मैं कह रहा हूं, इनको तो अपना रियल फायर पावर दिखानी चाहिए थी, इनको तो इस तरह आना चाहिए था कि दे आर नोबडीज, लेकिन इन्होंने थोड़ा इनमें वो फायर नहीं नजर आया, जैसे कि अभी आपने कहा न्यूजीलैंड और इंग्लैंड के और इसके इंडिया के सामने जैसे पीजे मीर साहब दोपहर में, जैसे दोपहर वाले मैच में साउथ अफ्रीका ने जो बांग्लादेश के खिलाफ जिस तरह बॉलिंग की थी, वो एक्सपेक्टेशन थी हमें और आपको सबको, पूरे पाकिस्तान को, कि आज नमीबिया के खिलाफ उस टाइप की बॉलिंग होगी, क्योंकि विकेट भी वही थी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, एब्सोल्युटली राइट, क्योंकि इसके अंदर हमने देखो ना, आपने एक दूसरे लोगों को बताना है जो आपके, जिनके साथ आपने सेमीफाइनल खेलना है, हो सकता है फाइनल आप खेलो, आपने उनको बताना है कि हम इन टीमों को कुछ नहीं समझते। तो जब आप एक 45 रन का आ जाता है काम, तो हमने भी तो यहाँ 3.5 ओवर में 50 टांग दिया था, तो ये बताएं ना, ये तो कोई मुश्किल काम तो नहीं है, ये तो कोई किक ऑफ कर गया या कोई आप कह लो कोई चल गया, वो चल गया। सो ये क्लोज है, इसके अंदर हमें कभी भी किसी को लाइटली नहीं लेना चाहिए। मैं समझता हूं आज हमने थोड़ा सा लाइटली लिया है, चले हम जीत गए, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमें लाइटली नहीं लेना है, क्योंकि आगे हमारे पास और ये अब फॉर एग्जांपल नेक्स्ट मैच आपका स्कॉटलैंड से है, स्कॉटलैंड को आपको बड़ा तकड़ा खेलना पड़ेगा। याद रखें आपको आयरलैंड ने भी हराया हुआ है वर्ल्ड कप के अंदर। सो आपने ये कभी भी ये कंप्लेसेंसी नहीं दिखानी है, उसी जज्बे से जाएं, उसी फायर से जाएं, और ज़ाहिर पीजे साहब स्कॉटलैंड के पास भी और प्रोफेशनलिज्म काउंटी क्रिकेट खेलने वाले कुछ बड़े अच्छे प्लेयर्स मौजूद हैं, और वो भी पाकिस्तान को टफ टाइम दे सकते हैं, क्योंकि वो अपने क्वालिफाइंग राउंड था उसमें वो बांग्लादेश को हरा कर आ रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान के लिए बेहतर हुआ कि आज पहली बैटिंग में भी टेस्ट हो गया, गो कि कमजोर टीम के खिलाफ हुआ। दूसरी इनिंग में पाकिस्तान ने उनको पकड़ लिया, 45 रन फतह और शिकस्त के दरमियान हाइल रहे। लेकिन ये एक अच्छा एक साइन हो गया, क्योंकि पाकिस्तान के सारे मैचेस एक तो शाम में, ये भी एक अजीब व गरीब सा ये शेड्यूल बना है कि पाकिस्तान और इंडिया के पांचों मैचेस शाम में, बकिया जितनी भी टीम है वो दोपहर में भी खेल रही हैं, शाम में भी खेल रहे हैं, और दोपहर में ज़ाहिर कंडीशंस दोनों टीमों के लिए तकरीबन बराबर होती हैं। फिर शाम में दूसरी बैटिंग करती है उसके लिए बड़ा उसको एक फ़ायदा मिल जाता है, ड्यू फैक्टर आ जाता है, पिच भी थोड़ी और ईजी हो जाती है बैटिंग के लिए। तो ये आईसीसी को भी थोड़ा सोचना चाहिए इस तरह के ड्रॉज निकालते हुए। देखो सबसे पहले तो आईसीसी को सोचना चाहिए कि दुनिया की 2 टॉप टीमें इंडिया और पाकिस्तान, जिसके सबसे ज़्यादा फॉलोअर्स हैं, हिंदुस्तान से भी आते हैं, पाकिस्तान से भी आते हैं, बरतानिया से आते हैं, हर जगह से इसके फॉलोअर्स आते हैं। यार आपने दोनों को, टॉप टीम्स को आपने एक ग्रुप में डाला हुआ है, और भाई उनको दूसरे ग्रुप में डालो, ताकि एक तो क्रिकेट इंटरेस्ट क्रिएट हो, और दूसरा आपकी फ़ैन फॉलोइंग देखे दोनों टीमों की कितनी है। ठीक है हमने इंडिया को हरा दिया, नो इशू, हम भी हार सकते थे, ये कोई बड़ी बात नहीं है, बट एट द एंड ऑफ द डे आपने लोकल कंडीशंस को देके, लोकल फॉलोइंग को देके आपने कम से कम इस तरह भी करना चाहिए था ना। आई थिंक ये इन्होंने एक ब्लंडर मारा है। ज़रा पीजे साहब ये जब एक ही तरह की कंडीशंस में मैच खेलना हो और उसमें भी एक टीम को जब एक दूसरी बैटिंग करते हुए थोड़ा एज भी हासिल हो, तो उसमें टॉस की भी बड़ी इंपॉर्टेंस हो जाती है। और ज़ाहिर पाकिस्तान 3 टॉस जीता, तो मैचेस भी तीनों बड़ी टीमों से बासानी जीत गया। इससे मुतालिक मैं आपसे सवाल करता हूँ ज़रा, लेकिन चाचा क्रिकेट भी चूँकि साथ मौजूद हैं, 500 से ज़ायद मैचेस पाकिस्तान के देख चुके हैं, पूरी दुनिया में इन्होंने पाकिस्तान का झंडा जिस तरह हमारे खिलाड़ी लहराते हैं उसी तरह इन्होंने भी लहराया है। तो चाचा जब ये पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, फिर न्यूजीलैंड को हराया, फिर अफगानिस्तान को हराया, तो इन नमीबिया और स्कॉटलैंड को तो आप और आपके साथ जो दूसरे देखने वाले लोग हैं, आप बड़ा आसान ले रहे होंगे कि आप तो जीतना ही है। क्या समझ रहे हैं, टीम ये वर्ल्ड कप का फाइनल जीतने में कामयाब हो जाएगी और फाइनल में फिर पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे आप? जी बिल्कुल जी, मैं पाकिस्तान का झंडा, मुझे 52 साल हो गए हैं मैच देखते हुए, 25 साल हो गए हैं ये परचम का ड्रेस पहने हुए। तो जब तक मेरी जिंदगी बाकी है, इस ज्यादा सेहत तंदुरुस्ती रही, तो चाचा क्रिकेट कौमी परचम लहराता रहेगा और पाकिस्तान की अजमत के नारे लगाता रहेगा। और मैं पहले भी कहा है कि मेरी एक जिंदगी की ख्वाहिश थी कि मैं वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जीत को देखूं और इंडिया की हार को देखूं, कि ये रहमतों वाला महीना था रबीउल अव्वल का, और ये मेरी ख्वाहिश पूरी हो गई है। और अभी हम 4 मैच जीत चुके और आगे एक मैच है स्कॉटलैंड के साथ, तो अभी पता नहीं है कि इंडिया जो है वो सेमीफाइनल में पहुंचता है या नहीं पहुंचता।
सिर्फ इंग्लैंड और पाकिस्तान के शायकीन जो है ना ये टेंशन फ्री है। बाकी सब टीमों के शायकीन क्रिकेट को टेंशन लगी हुई है कि कौन सेमीफाइनल में पहुंचेगा और कौन नहीं पहुंचेगा। तो चाचा और बड़ी अच्छी चाचा बैटिंग क्रिकेट की है। आपकी क्या ख्वाहिश है? वैसे अब टेक्निकली बहुत मुश्किल है भारत का तो आगे सेमीफाइनल में पहुंचना। आप क्या चाहते हैं, भारत सेमीफाइनल पहुंचे, फिर पाकिस्तान इंडिया का फाइनल हो, या फिर इंग्लैंड से, ऑस्ट्रेलिया से या न्यूजीलैंड से, अब जिनसे भी फाइनल के इम्कानात हैं उन्हीं से हो जाए, बस पाकिस्तान इंडिया का जो होना था वो हो गया। ख्वाहिश तो आपकी पूरी हो गई ना? जी मैंने तो पहले कहा है कि जब पाकिस्तान और इंग्लैंड जो है ना ये तो क्वालिफाई कर चुके हैं, बाकी दौड़ लगी हुई है सब टीमों की। और फेवरेट टीमें जो है ना इस वक्त वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों को फेवरेट समझा जा। बाकी जब सेमीफाइनल और फाइनल के मुकाबले होंगे तो वो एक सख्त जंग होती है और लक भी जो काम करती है। लेकिन कौम की और चाचा क्रिकेट की सबकी यही दुआ है कि 2009 की तरह 2021 में भी पाकिस्तान की टीम बाबर आजम की तरह टीम की कप्तानी कर रहे हैं। अच्छा कह रहे हैं पाकिस्तान की टीम फाइनल जीत के ये कप जीत के पाकिस्तान की सरजमीन पे ठीक है। चलें, आपकी ये ख्वाहिश भी ऐसा लग रहा है कि इस बार टीम का जो मोमेंटम है वो ये जरूर पूरी कर देंगे। पीजे मीर साहब, ये अभी इस टूर्नामेंट को शुरू हुए 10 दिन हुए हैं, इन 10 दिनों में पाकिस्तान ने 4 मैचेस खेले, भारत अपना तीसरा मैच कल खेलेगा, कल इस टूर्नामेंट का 11वां दिन होगा। ये भारत को बहुत लंबे वक्फे से जो शेड्यूल बना, एक एक हफ्ते के बाद मैचेस दिए गए, उसकी वजह से भी उनका मोमेंटम टूट गया, खिलाड़ी थोड़े थके थके, थोड़े रिलैक्स नजर आए। और ज़रा इस पर भी कमेंट कर दीजिएगा, अब ये टेक्निकली अब बहुत मुश्किल नजर आ रहा है कि भारत आगे पहुंच सके, क्योंकि अगर कल न्यूजीलैंड स्कॉटलैंड को हराता है, फिर अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड का मैच शायद एक क्वार्टर फाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाएगा, और उन्हीं दोनों में से किसी का चांस ज्यादा है, क्योंकि भारत तो अपने दोनों मैचेस हार चुका है न्यूजीलैंड और पाकिस्तान से। देखें, जो भारत की जो कंडीशन है इस वक्त, सबसे बड़ा इंडियन टीम का जो दुश्मन है वो इंडियन मीडिया है, क्योंकि इन्होंने इतना प्रेशर इस इंडियन टीम पर डाल दिया था कि हर एक को, पर्टिकुलरली पाकिस्तान को तो इन्होंने राइट ऑफ कर दिया था कि बिल्कुल हम तो कुछ भी नहीं है और इनके साथ हम क्या खेलेंगे। उन्होंने हमें मैच से पहले ही हमें हरवा दिया था और इंडियन टीम को एक फॉल्स बूस्ट दिया। पाकिस्तान ने उसका रिबटल कोई जवाब यहाँ कहीं से नहीं गया, सिर्फ उन्होंने ग्राउंड के अंदर वो जवाब दिया, और वो मैच नहीं था इंडिया पाकिस्तान का, वो मिस मैच था। और वो मिस मैच के अंदर सिर्फ यही वजह थी कि इतना प्रेशर, जिस तरह उनके कैप्टन कोहली ने कहा कि हमें तो बहुत ज़्यादा प्रेशर था, और इंडियन मीडिया कह रहा है नहीं जी उनके तो कोई प्रेशर ही कोई नहीं है। वो उन्होंने बल्कि प्रेशर हमारे पे डाला, लेकिन उन पे काम ही हमारे प्लेयर्स ने, आई थिंक इसको तो कोई बिल्कुल कोई इग्नोर कर दिया। तो मैं समझता हूँ कि इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ये इतनी मीडिया रिलेटेड परफॉर्मेंस है कि पूरा हिंदुस्तान, अब मुझे बताओ ना यार कौन बोल रहा है, अब हम इंडियन मीडिया को ढूंढ रहे हैं, वो हमारे हाथ ही नहीं चढ़ रहे। पीजे मीर साहब, बताओ ना, तुम क्या कर रहे थे? वो तो बात ही नहीं करते। पाकिस्तान ने 10 विकेट से हरा दिया, उस वक्त भारत को अपने आप को रीडिस्कवर करना चाहिए था। एक हफ्ते का उनके पास टाइम था, वो बैठकर सोचते। जब अगला मैच उनका न्यूजीलैंड से हुआ है, वो तो पाकिस्तान से भी बुरी हार उनकी हुई है। पहले उन्होंने बैटिंग की, इंडिया की मजबूत तरीन बैटिंग लाइनअप जो फेवरेट बैटिंग लाइन में से एक थी इस टूर्नामेंट की, वो सिर्फ 110 रन कर सकी है। वो ऑल आउट भी नहीं हुए, ओवर्स भी पूरे हो गए, इंटेंशन ही नजर नहीं आ रही थी कि T20 क्रिकेट खेल रहे हैं, तो वो अपने आप को रीडिस्कवर नहीं कर सके, एक टीम के तौर पर एक जेलन नहीं हो पा रहे। अरबाब, ये जो पहला इनको ये जो मैच मिला है ना, ये वर्ल्ड कप फाइनल यही था, यही वर्ल्ड कप फाइनल था, क्योंकि हाइप इस मैच के अंदर इतनी थी, पाकिस्तान में भी और हिंदुस्तान में भी ये हाइप थी। और वो जब इस मैच में हार गए, उनकी तो फूक ही निकल गई थी सारी, उनके तो वो इतने डीमोटिवेटेड हो गए थे, जिस तरह अभी आप कह रहे हैं, उन्होंने तो कोई कॉन्टेस्ट दिया ही नहीं कहीं, तो वो तो बेचारे बिल्कुल ही आप कह लो कि गिर गए थे। सो बेसिकली ये मैच इमोशंस का था, और ये मैच एक ऐसी हाइप का था जो कि आपको कहीं नहीं, ऐसी हाइप अभी किसी मैच में नहीं मिल रही। तो मैं समझता हूँ कि इनके साथ एक ज्यादती बहुत हुई है अपने मीडिया की तरफ से। अच्छा, लेकिन पीजे मीर साहब, चूंकि ऑफिशियल होस्ट तो इस टूर्नामेंट का ज़ाहिर है इंडिया, ये कोविड सिचुएशन की वजह से इसको यहाँ यूएई में शिफ्ट करना पड़ा, तो ये अपना शेड्यूल इन्होंने खुद ही एक हफ्ते के 3-3, 4-4 दिन के मार्जिन से रखवाया था, और पाकिस्तान के मैचेस बैक टू बैक थे, पाकिस्तान को एक दिन में ट्रैवल भी करना था, फिर नई डेस्टिनेशन पर पहुँच के मैच खेलना भी था, वो उल्टा उन्हीं के गले पड़ गया। लेकिन इसमें क्या इतनी अथॉरिटी इख्तियार होता है होस्ट कंट्री के पास कि वो ड्रॉज को अपनी मर्जी के मुताबिक निकाल सके?
नहीं, वो आईसीसी होता है, ये इंडिपेंडेंट लोग होते हैं कि जो कि ड्रॉज करते हैं, ना इंडिया ना पाकिस्तान ना कोई इस पे कोई मुदाखलात नहीं करते। अब बात आती है यहाँ जनाब कि ये आईपीएल के ग्राउंड्स में खेलते हैं कि जहाँ की बाउंड्रीज छोटी हैं, और यहाँ जब आते हैं, बाहर जब जाते हैं, वहाँ ग्राउंड्स बड़े होते हैं। यूज्ड टू होते हैं कि जी एक छिक्का लगा देंगे तो वो आईपीएल में तो छिक्का लग जाता है, यहाँ बाकी ग्राउंड्स में वो चौके लगते हैं और आउट हो जाते हैं वहाँ। सो बेसिकली इन्होंने जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया हुआ है इसको पहले ठीक करें, उसके बाद ये आके परफॉर्म करेंगे। तो ये मैं समझता हूँ जो आपका सवाल है, ये आई डोंट थिंक इसके अंदर ऐसी कोई वैलिडिटी है कि ये करे कि जी दोनों एक साइड पे हो, बल्कि ये चाहेंगे कि इंडिया एक ग्रुप में हो और पाकिस्तान दूसरे ग्रुप में हो, और उसके अंदर एज फार एज द सब कॉन्टिनेंट इज कंसर्न एक कंपटीशन बहुत अच्छा होगा। सही, लेकिन फिर पीजे साहब ये क्या इत्तेफाक हो गया कि इंडिया के भी सारे मैचेस शाम में रखे गए, पाकिस्तान के भी सारे मैचेस शाम में रखे गए, और बाकी जितनी भी टीमें हैं उसमें न्यूजीलैंड हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, हर एक को अपना मैच दोपहर में भी खेलना है, कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, शाम में भी खेलना है। ये वाकई आईसीसी से इत्तेफाक हो गया या ये इंटेंशनली रखा गया कि फिर दुबई में, यूएई में, शारजा में, अबू धाबी में क्राउड वहाँ पर ज़्यादा आएगा क्योंकि पाकिस्तान की, इंडिया की फ़ैन फॉलोइंग और इन दोनों मुल्कों से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की भी बड़ी तादाद वहाँ होती है, तो ये इंटेंशनली किया गया और फिर ये दूसरी टीमों के साथ ज्यादती नहीं हो गई? ये डिस्कसेबल बिल्कुल एक पॉइंट है, लेकिन अगर आप इस पॉइंट को आप कह लो कि इसको एक तरजीह देते हैं तो फिर तो मैं ये भी कहूँगा कि फिर पाकिस्तान और इंडिया एक ग्रुप में क्यों है भाई, ये मुझे बता दें आप। अगर आपने ग्राउंड्स ही इस बेसिस के ऊपर करने हैं कि जी वहाँ क्राउड्स आएंगे, ये होगा वो होगा, और भाई आप तो क्राउड को इन दोनों को मुख्तलिफ ग्रुप्स में रख के तो आपने तो क्राउड की हाइप और ज़्यादा क्रिएट कर देनी थी। क्यों? क्योंकि दोनों चाहेंगे हिंदुस्तान और पाकिस्तान कि हम दोनों फाइनल में आए। वहाँ तो क्राउड तो आप और इसको हाइप पे लेके जाते। सो मैं समझता हूँ कि ये लक ऑफ द ड्रॉ है जिसके अंदर ये हमारे मैचेस शाम को आ गए, अदरवाइज ये इसके अंदर मैलिफाइड इंटेंशंस आ जाती हैं। सही। अब पीजे साहब, चूंकि दूसरे ग्रुप में इंग्लैंड की वही पोजीशन है जो इस वक्त पाकिस्तान की है, अब आगे अगर ज़ाहिर है दोनों टीमों का सेमीफाइनल तो नहीं हो सकता, लेकिन फाइनल में अगर ये दोनों टीमें सामने आती हैं तो पाकिस्तान की इस वक्त तैयारी, पाकिस्तान का मोमेंटम बड़ा ज़बरदस्त है। उधर इंग्लैंड आप नंबर 1 से नंबर 8 तक देखें, उनके पास एक के बाद एक बड़े से बड़ा छक्का मारने वाला मौजूद है। जॉस बटलर की ज़िंदगी की सुप्रीम फॉर्म में, तो इन दोनों टीमों का मैच पाकिस्तान के चांसेस आपको नजर आ रहे हैं इस मोमेंटम के साथ? पाकिस्तान इंग्लैंड को या आगे ऑस्ट्रेलिया को या साउथ अफ्रीका को रोक सकता है सेमीफाइनल में जो भी सामने आती है फिर फाइनल? अरबाब, यही बात हम इंडिया पाकिस्तान के मैच के हम कर रहे थे। उन्होंने तो ऐसी हाइप डाली कि भाई पाकिस्तान हार गया। आज अगर हम कहें भाई इंग्लैंड इस तरह है या पाकिस्तान इस तरह है, अरबाब 20 ओवर की क्रिकेट होती है, ये बिल्कुल अनप्रेडिक्टेबल होती है। आप 3 ओवर्स के अंदर गेम चेंज कर सकते हो, सही, आप 5 ओवर में कर सकते हो, आप ये गेम कहीं भी चेंज हो सकती है। आपका मेन स्ट्राइक बॉलर अगर शुरू में हिट कर देता है, आपकी विकेट्स ले लेता है, वहाँ गेम का टेम्परामेंट चेंज हो जाता है। मिडिल अगर आपके 2, 3, 4 अगर आप बिल्कुल आउट हो जाते हैं जल्दी, आपका मिडिल ऑर्डर कहीं खड़ा हो जाता है। आप इयन मॉर्गन को देखो, इंग्लैंड में आके उसने आया नंबर 4-5 पे, वहाँ जाके उसने स्टेबलाइज किया और जॉस बटलर ने अपना काम दिखा दिया। सो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेबलाइजिंग पार्टनर जरूर चाहिए होता है, ठीक है, जो कि हम देखते हैं कि जो इनएक्सपीरियंस टीम्स है वो नहीं करती। ठीक है, चलें, बहुत बहुत शुक्रिया पीजे मीर साहब, साबिक इंटरनेशनल प्लेयर, सीनियर सहाफ़ी हमारे साथ मौजूद। चौधरी अब्दुल जलील साहब, चाचा क्रिकेट, हमारे साथ मौजूद थे। दोनों की आपने गुफ्तगू सुनी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू होगी। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। और हमारे मुल्क की 2 बड़ी अपोजिशन जमातें, मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हुकूमत के खिलाफ तहरीकें चला रही हैं। नून लीग पीडीएम में शामिल है, पीपल्स पार्टी अलहदा हुकूमत के खिलाफ और महंगाई के खिलाफ तहरीक चला रही है। लेकिन इन दोनों जमातों की
ये जो अपोजिशन है इस वक्त कुछ खास मौसर नज़र नहीं आ रही। पीडीएम में जब से तकसीम हुई है उसके बाद हुकूमत अपने आप को ज़्यादा पुरएतमाद और मजबूत तस्वुर कर रही है और अपोजिशन इस वक्त तकसीम और बिखरी हुई नज़र आ रही है, चूँकि अलहदा और ये जो अपोजिशन है का सिलसिला है इसने हुकूमत को अभी तक कोई टफ टाइम नहीं दिया है। लेकिन गुज़िश्ता कुछ दिनों में नून लीग और पीपल्स पार्टी में कुछ राब्ते हुए हैं, कुछ मुलाकातें हो रही हैं, कुछ मुलाकातें होने वाली हैं। आज मुस्लिम लीग नून के जनरल सेक्रेटरी एहसन इकबाल कराची में मौजूद थे। उन्होंने पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह से मुलाकात की और इस मुलाकात में ज़ाहिर सियासी मामलात पर बातचीत हुई होगी, कुछ पैगाम गए होंगे जो आगे अपनी क़यादत तक पहुँचाएंगे, फिर उसके जवाब आएंगे। और खुर्शीद शाह साहब कोई हमजा शहबाज साहब ने जो नून लीग के सीनियर रहनुमा है उन्होंने अपने घर पर मदू भी किया है और इसी हफ्ते में इत्तलात ये हैं ज़राए से मिली हैं कि खुर्शीद शाह साहब जाएंगे और उस मुलाकात में फिर गुफ्तगू होगी कि क्या पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा बन सकती है या नहीं बन सकती, चूँकि इस वक्त तक पीपल्स पार्टी अलहदा तहरीक चला रही है और नून लीग अलहदा तहरीक चला रही है। अब ये तहरीकें कितनी मौसर साबित हो सकती हैं, क्या हुकूमत को घर भेजना अपोजिशन को कामयाबी मिल सकती है इस तहरीक में और अमली तौर पर इसका कहीं कोई इम्कान है, इसी बारे में गुफ्तगू करते हैं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मौला बख्श चांडियो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चांडियो साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए, आपने वक्त निकाला। ये अपोजिशन इस वक्त ज़ाहिर है मुत्तहिद नहीं है, आप लोग अलहदा तहरीक चला रहे हैं, नून लीग अलहदा तहरीकें चला रही है पीडीएम के प्लेटफॉर्म से, तो ये तहरीकें मौसर साबित हो सकती हैं, आप कामयाब हो सकते हैं हुकूमत को घर भेजने में, अमली तौर पर इसका कोई इम्कान मौजूद है? आप दुरुस्त कह रहे हैं, लेकिन पीडीएम से अलग होने में हमारा कोई कसूर या अमल दखल नहीं है। पीडीएम की क़यादत ने जो बेहतर समझा उसने किया। पीडीएम ने इस्तीफ़ाओं की बात करके और उनका बहाना बना के हमें क्यों अलग किया, मुझे तो समझ में आज तक नहीं आता। अच्छा। कि अलग अकेले तौर पे वो क्या कर पाएंगे, पीपल्स पार्टी को निकाल कर इत्तेहाद को मौसर कैसे कर सकेंगे, मुझे पता नहीं। लेकिन उन लोगों का अपना फैसला था। हमने पीपल्स पार्टी ने किसी भी मौके पर किसी भी कदम पर ये नहीं कहा कि हम इस्तीफ़ाएँ देंगे। अच्छा। हमने कहा हम पार्लियामेंट की सियासत करते हैं, पार्लियामेंट में उनको मुकाबला करेंगे, पार्लियामेंट में उनको नाकाम करेंगे। ठीक, हमसे वो उन्होंने जो कुछ किया वो आपने खुद देखा। फिर खाकान अब्बासी साहब ने और दूसरे दोस्तों ने ऐसे ताबड़तोड़ हम पर हमले किए, ऐसी गुफ्तगू हमारे मुतल्लिक़ की जो मुनासिब नहीं थी एक सियासी आदमी की। लेकिन खाकान साहब का कसूर नहीं है, जो उनको समझ में आया उन्होंने कहा। अभी भी हम कहते हैं हम हैं अलग, लेकिन कम से कम इस बात पे तो मुत्तफिक हैं तो इस हुकूमत को घर जाना चाहिए और उस सिलसिले में जो भी बात होगी, जहाँ भी हमसे होगा, हम भी वही काम कर रहे हैं, वो भी वही काम कर रहे हैं। दोनों कामों के अगर नतीजा एक निकल गया तो मेरे ख्याल में ठीक है। लेकिन चांडियो साहब खुर्शीद शाह साहब, इकबाल साहब भी मिले, अब खुर्शीद शाह साहब हमजा शहबाज साहब से भी मिलने जा रहे हैं, वो रिहाई पर मुबारकबादें भी, लेकिन ज़ाहिर है इसका कोई ना कोई सियासी मकसद ज़रूर होगा। तो इस वक्त नून लीग के मुफाहमत वाले ग्रुप से आप लोग बातचीत करना चाहते हैं और उधर से क्या पीडीएम में शामिल होने की आप लोग को दावत आ रही है, और अगर ऐसी कोई दावत आती है तो इसका जवाब क्या होगा? इरादा रखते हैं पीडीएम में दोबारा शामिल होने का? मुझे नहीं पता। खुर्शीद शाह साहब अभी जेल से रिहा हुए, एक तवील जेल देखी है उन्होंने और बड़ी बहादुरी के साथ उन्होंने दिन गुजारे हैं पाबंदी के। उस दौरान उन्होंने सुना भी होगा, सुना बहुत सारी बातें सुनी होगी, तो ज़रूर उन्होंने कुछ बातें तो जहन में रखी होंगी। लेकिन जहाँ तक पीडीएम का हिस्सा बनने का सवाल है तो वो तजवीज़ दे सकते हैं। फैसला तो पार्टी की क़यादत को करना है कि हम पीडीएम का हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे। लेकिन पीडीएम की क़यादत ने जो कुछ रवैया रखा है उस पर मैं नहीं समझता कि पीपल्स पार्टी फौरी तौर पे उनकी बात मान लेगी। अच्छा। और पीडीएम का हिस्सा हो जाएगी। हम इस हुकूमत के ख़िलाफ़ हैं, एक मजबूत अपोजिशन चाहते हैं, तो हमारी ख्वाहिश अपनी जगह पर। लेकिन अगर पीडीएम की क़यादत वही ये न चाहती हो तो मैं क्या करूं। लेकिन अगर कोशिश कर रहे हैं, हमजा शहबाज शरीफ साहब बहुत नौजवान हैं, अच्छे हैं, लेकिन उनकी सोच और मियाँ साहब, बड़े मियाँ साहब की साहबजादी की सोच अलग नज़र आती है। शहबाज शरीफ का रास्ता अलग नज़र आता है, मियाँ साहब की साहबजादी का कोई तरीक़ेकार अलग नज़र आता है। मैं दूसरी जमायतों में नहीं पढ़ता, पता नहीं ये दिखावे की अलहदगी है या हकीकत में कोई अलहदगी है, मुझे इसका इल्म नहीं है, मैं उस पर राय कायम नहीं कर। अगर ये दिखावे की है तो बात ठीक हो जाएगी। अगर ये हकीकत में अलहदगी पसंद है, सोचता है उनकी जहनी तौर पे कोई अलहदगी है, तो मेरे ख्याल में हमजा शहबाज शरीफ साहब की ये कोशिशें कामयाब
नहीं होगी। अच्छा। बाकी वो पीडीएम में एक्टिव हैं, अगर सारी क़यादत को मुतमिन करे। क़यादत ने कभी, अब मेरी क़यादत ने कभी चले ये फैसला क़यादत ने करना है, लेकिन इस वक्त है ऑपोजिशन की चांडियो साहब, इसका पूरा फ़ायदा भी तो हुकूमत को मिल रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है कि ऑपोजिशन चाहे वो तकसीम हो या मुत्तहिद हो, ज़हनी तौर पर ये मान चुकी है कि अब ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और अमली तौर पर इसको हटाना मुमकिन है नहीं। ज़हनी तौर पर ये तस्लीम कर चुके हैं आप लोग? मैं आपकी बात को अहमियत देता हूँ, आपका तज्जिया अपनी जगह पर है, लेकिन अपोजिशन की दोनों तीनों जमायतें हुकूमत के खिलाफ सरगर्म हैं। अच्छा। पीडीएम अपने तौर पे, पीपल्स पार्टी अपने तौर पे। पीपल्स पार्टी मुजाहरे कर रही है। पीपल्स पार्टी ने अभी पूरे पाकिस्तान में उनको, उन लोगों को तो मुंह की खानी पड़ गई जो कहते थे पीपल्स पार्टी पाकिस्तान में ख़त्म हो गई। पूरे पाकिस्तान के छोटे बड़े शहरों में चेयरमैन बिलावल साहब की अपील पर और हिदायत पर महंगाई के खिलाफ एहतजाज हुआ है। सिंध में तो आपने देखा है जिस किस्म की सरगर्मी थी। तो अगर ये हम अपने अपने तौर पे भी एक बड़ा कोई माहौल बना देते हैं तो अच्छी बात है। मैं और मेरी पार्टी, हम तो नहीं कहते कोई गैर कानूनी तब्दीली आए, कोई गैर आइनी तब्दीली आए जो इस हुकूमत को हिलाक रख दे, लेकिन मेरा एक सियासी कारकुन की हैसियत में यकीन है कि इनके इज्तिमाई गुनाह, इनका रियासती गुनाह इतने बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन चांडियो साहब, आप कोई सूरत सिंध में आप तहरीक चलाएं, पीडीएम मुल्क के किसी हिस्से में तहरीक चलाए, ये इसका फ़ायदा क्या हो रहा है? आप लोग भी महंगाई और हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं, वो भी महंगाई और हुकूमत के खिलाफ निकले हुए हैं, हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। इसका मतलब पीडीएम भी और आप भी सिर्फ इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं अब बस। फिर मैं कह रहा हूँ, अलहदा की सरगर्मियों की बात अलग है, मकसद एक होने की बात है। मकसद दोनों तहरीकों का एक है, हुकूमत के खिलाफ तहरीक है। नतीजा ज़रूर निकलता है। सियासी जमायतों की अगर हलचल हो, सियासी जमायतें अपन सरगर्म हो हुकूमत के खिलाफ, तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी हलचल का कोई नतीजा ना निकले। लेकिन आप जानते हो इस हुकूमत को जिस किस्म की सपोर्ट है, हुकूमत को लाने में जिस किस्म का किरदार है, अगर ये उनके ही लिए शर्मिंदगी का बायस बन गए हैं, अगर उनके लिए ही परेशानियां पैदा कर दी हैं, तो मेरा ख्याल है वो भी अगर सोचने पे मजबूर हो जाएंगे तो चाहे हम अलग अलग ही हो, नतीजा निकल आएगा। अभी आप देख लें, इन्होंने जो मुआहिदा किया है, हुकूमत मुआहिदे में कहाँ है? हुकूमत क्या कह रही है मुआहिदे के मुतालिक? मुआहिदे करने वाली जमायतें क्या कह रही है हुकूमत के किरदार का? आप बताएं, कहाँ कोई जश्न मनाया गया है वज़ीर आज़म साहब की तरफ से इस मुआहिदे पर कि अमल हो गया है? बिल्कुल नहीं। वो खूब जानते हैं कि क्या हो रहा है। लेकिन अगर हुकूमत ऐसे ही गैर फाल रहेगी, ठीक है, चलें चांडियो साहब, ये वक्त के साथ साथ ये चीज़ें तो सामने आ जाएंगी, लेकिन आप जो पीपल्स पार्टी अदम एतमाद की जब तजवीज़ लाई थी तो उस वक्त हालात काफ़ी हद तक साजगार थे, लेकिन नून लीग ने उसमें दिलचस्पी नहीं ली। फिर आपने नून लीग पर यह इल्ज़ाम लगाया कि वो हुकूमत को सपोर्ट कर रही है और 5 साल पूरे करवाना चाहती है, तो उस वक्त तो फिर माहौल साजगार थे। क्या अभी इन हालात में ये काबिल अमल तजवीज़ है और अभी भी अपनी उस तजवीज़ पर आप कायम है कि अदम एतमाद पहले पंजाब में फिर वफाक में लाई जा सकती है मुत्तफ़िका तौर पर? आप ठीक कह रहे हैं। बलूचिस्तान में जो हुआ है वो हमारे दोस्तों की भी कलई खुल गई है, जो अपने आप को हुकूमत के खिलाफ जद्दोजहद में चैंपियन बना रहे हैं, उनकी ही शिरकत रही है सरकारी पार्टी के एक हिस्से के साथ, तब ये नतीजा निकला है। अगर ऐसी यहाँ सूरत है, जहाँ तक हमारा ताल्लुक़ है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी 12 ये तजवीज़ दे चुकी है पंजाब के मुतालिक, बलूचिस्तान के मुतालिक भी दिया, लेकिन पंजाब के मुतालिक है जितनी हमारी पोजीशन है, जहाँ तक हम कुछ कर सकते हैं। लेकिन अगर नून लीग ईमानदारी के साथ पंजाब असेंबली में अपना किरदार अदा करे तो कामयाबी हो जाएगी, नाकामी का सवाल नहीं। तो चांडियो साहब, फिर पीपल्स पार्टी क्यों समझती है कि संजीदा नहीं है इस अदम एतमाद को लाने में? क्या सोच है नून लीग की? क्या वो ये सोचते हैं कि ये हुकूमत चूंकि अपनी कारकर्दगी के मलबे से खुद ही गिर जाएगी, 5 साल बाद वो आवाम के पास जाएँ और ज़ाहिर है उस वक्त फिर शायद ये आवाम मुबैना तौर पर ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट ना दें, और इसी के साथ साथ वो पीपल्स पार्टी का भी क्या सफाया करने की सोच रखती है कि पीपल्स पार्टी को भी पंजाब से साफ कर दिया जाए और अगला इलेक्शन जीत लिया जाए? ये सोच है नून लीग की आपके ख्याल में? पीपल्स पार्टी का सफाया इंशाल्लाह कभी नहीं होगा,
पीपल्स पार्टी की बुनियादें अवामी जदोजहद पर रखी हुई है। पीपल्स पार्टी की बुनियादें जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर साहबा शहीद के कुर्बानी और खून पर रखी हुई है। इसके लिए पंजाब में कारकुनों ने बेपनाह जेलें देखी हैं, शाही किले देखे हैं, खुद सोजियाँ की हैं। ये आम किसी जमायत के इतनी बड़ी इज्तिमाई कुर्बानी को इस अंदाज से मिटाया नहीं जा सकता। तो खुद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कुर्बानी दी है। फिर मोहतरमा बेनज़ीर साहब, आप बताएं, ऐसे सरे रहा खूने में नहलाने जैसी क़यादत थी। सही। तो ये नहीं है, सफाई की बात नहीं है। लेकिन ज़ियाउल हक के 11 साल जालमाना और जबर वाले 11 साल पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने की कोशिशों में लगी गए। उसके बाद उन्हीं की छाँव में उन्हीं के पैदा करदा एक सियासी जमायत उसकी सरपरस्ती करते करते उनको दे दिया, बार बार उनको हुकूमत दी गई, बार बार उनको अख्तियार दिया गया। पीपल्स पार्टी को तो जानबूझ के मारा गया है। सही। पीपल्स पार्टी को तो खामोश कराया गया, लेकिन पीपल्स पार्टी खामोश नहीं हुई है। पीपल्स पार्टी से मर नहीं सकी है। जब भी पीपल्स पार्टी कायद बिलावल साहब पंजाब जाते हैं, आप देखते हैं अवाम में क्या ख्वाहिश है उनके लिए, क्या इज्जत है उनके लिए। हाँ, मैं ये ज़रूर कहूँगा, मैं अपनी पार्टी से माफ़ी मांग कर कहता हूँ, पंजाब की में मकामी तौर पर वो किरदार अदा नहीं कर सके जो उनको वहाँ तंजीम को सरगर्म करने के लिए नजर हुकूमत के ज़माने में नज़र आना चाहिए था। अभी तो बेपनाह कुर्बानियाँ दे रहे हैं। अब तो हमारे कारकुन रास्तों पे हैं, तादाद कम हो सकती है, तो जाहिर है वो जिस किस्म का इलाका है, जिस किस्म की वहाँ सियासत रही है, उसमें हुकूमत का, इदारों का, बहुत सारे मामलात का हिस्सा रहा है। लेकिन पीपल्स पार्टी अब भी जिंदा वहाँ है और वो जेलें बर्दाश्त करने वाले, खुद सोजियाँ करने वाले, शाही किलों को देखने वाले ख़वातीन और मर्द और मुसीबतें बर्दाश्त करने वाले कारकुनों की औलाद अब भी पीपल्स पार्टी में मौजूद है, पंजाब में ज़िंदा है। मैं समझता हूँ पीपल्स पार्टी को ख़त्म करने का तो ख्वाब इनका पूरा कभी नहीं होगा, लेकिन नतीजा इंशाअल्लाह ताला, हमें नहीं परवाह कि नून लीग आगे निकल गई हुकूमत में, हमें इसकी परवाह नहीं। अच्छा, हम कहते हैं जमहूरियत बहाल होनी चाहिए, हम कहते हैं हकीकी निज़ाम, हकीकी तब्दीली आना चाहिए, वो आवाम की बेहतरी में होगी, किसी के भी नाम। ठीक है। अब लेकिन चांडी साहब, आपकी नून लीग की जो तहरीक है ज़ाहिर के खिलाफ है, इस हुकूमत से महंगाई नहीं कंट्रोल हो रही, मईशत को ये हुकूमत नहीं संभाल पा रही, इसकी बुनियादी वजूहत क्या है? इस हुकूमत में ज़्यादा अरसा वो लोग वज़राए ख़जाना रहें, वो अब्दुल हफीज़ शेख हों या अभी शौकत तरीन हो, जो कि आपके दौर में भी रह चुके हैं, क्या इन लोगों में टीम बनाने की या मईशत को संभालने की अहलियत नहीं थी, या हुकूमत की इंटेंशन का या कैपेबिलिटी का इशू है? बुनियादी वजह है क्या? क्या समझते हैं आप? क्योंकि ये लोग तो वही हैं जो आपके दौर में भी रह चुके हैं। देखिए, मैं आपको बताऊं, अफराद के तब्दील होने से पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती। हफीज़ शेख हमारे साथ थे, तो क्या आपने समझा कि हफीज़ शेख साहब ने पीपल्स पार्टी के लिए कोई इनकलाबी काम किया? वो चले गए तो क्या हमारी वो पॉलिसी ख़त्म हो? ऐसा नहीं है। आप क्या समझते हैं, अभी जो वज़ीर ख़जाना है, हमारे भी वज़ीर ख़जाना रहे, तो क्या उनके आने और जाने से ये नहीं होता है? वहाँ हैं, आप समझते हैं, वो तो कहते थे हमारे, ये आपके तो नहीं है। जहाँ से हमारे पास आए उसी तरफ से आपके पास आए। जो हमारे लिए नेकियां कर गए, वो नेकियां इनके लिए भी करेंगे। लेकिन एक आदमी के आने जाने से हुकूमत की पॉलिसियाँ तब्दील नहीं होती, ऐसी तब्दील नहीं होती कि बड़ी बड़ी तब्दीली आ जाए। लेकिन आप देख लें, इस हुकूमत में सलाहियत ही नहीं है मुआशी बहरान से निकलने की। इस हुकूमत में सलाहियत ही नहीं है आवाम को आसानियाँ देने में। आप चले, तफसील में नहीं जाता, पहले दिन के ऐलान देखिए इनके, पहले दिन के, अभी आए थे खान साहब, उम्मीदें बड़ी थी आवाम की, वो उनको देख ले, भैंसे बेचूंगा मैशत बुलंद करूंगा, सही, कट्टे बेचूंगा मैशत बुलंद करूंगा। ठीक है, फिर आगे चले वो पुराने बयानात ही हैं जो आज उनके गले पड़े हुए हैं, जब बार बार उनको सुनवाकर फिर मौजूदा हालत के बारे में सवाल किया जाता है। बहुत बहुत शुक्रिया मौला बख्श आंडियो साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद बिजली मुस्तकिल क्यों महंगी हो रही है, ये हुकूमत तो बिजली को सस्ता करने आई थी, क्यों नहीं कर सकी, इस तमाम सूरत हाल पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
तो माजी में जब बिजली महंगी होती थी तो इमरान खान एहतजाज भी ऐसे किया करते थे और इसी तरह बिजली के बिल भी जलाया करते थे और आवाम को भी ऐसा करने का मशवरा दिया करते थे। लेकिन जब से इमरान खान खुद वजीर आजम बने, हुकूमत बिजली की कीमत में 52% इजाफा कर चुकी है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत में आने से पहले बिजली की कीमत 11 रुपए 72 पैसे फी यूनिट थी, जिसमें पीटीआई हुकूमत के दौर में 6 रुपए से ज्यादा का इजाफा सिर्फ इन 3 सालों में हो चुका है। और अब हुकूमत एक बार फिर बिजली की फी यूनिट कीमत में 1 रुपए 68 पैसे बढ़ाने की तैयारी कर रही है। लेकिन अभी पिछले महीने की बात है जब वजीर तवानाई हमाद अजहर ने ऐलान किया था कि सर्दियों में नवंबर से फरवरी तक 300 यूनिट से ज्यादा इस्तेमाल करने वाले सार्फिन को हुकूमत ने सब्सिडी देने का फैसला किया। के महीने में 300 यूनिट से ज्यादा बिजली इस्तेमाल करने वालों पर 12.66 पैसे फी यूनिट के हिसाब से बिजली का बिल वसूल किया जाएगा। क्या उन्होंने उस वक्त कहा था, जरा उनकी गुफ्तगू सुनिए। तो अब आज हुकूमत की जानिब से बिजली की बुनियादी कीमत में 1 रुपए 68 पैसे तक इजाफे की दरख्वास्त पर चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी की ज़ेर सदारत समात हुई और इस समात के दौरान वजारत तवानाई के हुक्काम का कहना था कि टैरिफ में इजाफा ना करने से हुकूमत को 185 अरब रुपए की सब्सिडी देना पड़ रही है। इंडस्ट्री गैर मुसाबकती ना हो जाए इसलिए इस पर इतना बोझ नहीं डालना चाहते और इसी वजह से इंडस्ट्री के लिए 1 रुपए 39 पैसे फी यूनिट इजाफा मांगा है। वजारत तवानाई के जवाब पर चेयरमैन नेपरा का कहना था कि हुकूमत ने कहा था कि एहसास प्रोग्राम के तहत गरीब सार्फिन को सब्सिडी देंगे। हुकूमत ने जवाब दिया कि दूसरे मरहले में सब्सिडी में मजीद कमी करके उसे टारगेटेड करना है। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि इससे जो शोर होगा वो हुकूमत को बर्दाश्त करना पड़ेगा। आपको 300 यूनिट वाले सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना चाहिए था। गरीब लोगों पर इसका ज्यादा बोझ पड़ेगा, इसलिए बेहतर है कि हुकूमत नजरसानी कर ले। हमने सार्फिन का तहफ़्फ़ुज़ करना है और बहैसियत चेयरमैन मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गरीब आदमी पर बोझ पड़ेगा, अभी वक्त है, इस पर एक बार फिर नजरसानी कर लें। जिस पर वजारत तवानाई के हुक्काम ने कहा कि इस इजाफे के बाद बिजली का औसत टैरिफ 15 रुपए 36 पैसे का हो जाएगा। इस वक्त बिजली का औसत टैरिफ 13 रुपए 97 पैसे फी यूनिट है। ये 45% छोटे सार्फिन को 6 रुपए 53 पैसे फी यूनिट सब्सिडी दी जा रही है और इस हिसाब से हुकूमत अब भी सार्फिन को 168 अरब रुपए की सब्सिडी दे रही है। समात के दौरान अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सार्फिन की नुमाइंदगी की और सार्फिन की नुमाइंदगी करते हुए टैरिफ में इजाफे को उन्होंने रद्द कर दिया। हाफिज नईमुर रहमान ने वहां पर सवाल उठाया कि पीक आवर्स में क्रॉस सब्सिडी ली जा रही है, इसको माइनस करके बताएं कि कितनी सब्सिडी है। एग्रीकल्चर में छोटे किसानों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है। सारा का सारा टैक्स छोटे किसान और आम आदमी पर लगाया जा रहा है, जागीरदारों पर कोई टैक्स नहीं लगाया जा रहा। इस बात का रिकॉर्ड है कि छोटे किसानों को कितनी सब्सिडी दी जा रही है। ये लोग इस पर कोई वर्किंग करके नहीं आए हैं। वजारत तवानाई के हुक्काम ने जवाब दिया कि पावर डिवीजन के पास इसका कोई रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। हाफिज नईमुर रहमान ने इस सवाल भी उठाया कि क्या नेपरा को इस पर पूछना चाहिए कि इसका जवाब कब मिलेगा, क्योंकि इससे पहले भी इसका जवाब कभी नहीं मिल सका। इस पर चेयरमैन नेपरा तौसीफ फारूकी ने भी जवाब दिया और उन्होंने अपने जवाब में कहा कि नेपरा इस हवाले से पावर डिवीजन से जरूर जवाब लेगा। जिस पर हाफिज रहमान ने कहा कि आपके जवाब का नेपरा के फैसले में असर नजर आना चाहिए। आप चेयरमैन हैं। पिछली हुकूमतों के मुआहदों की वजह से आम आदमी पर महंगी बिजली का बोझ पड़ा है। हम पिछली हुकूमतों के इन मुआहदों की शदीद मजम्मत करते हैं। फिर हाफिज नईमुर रहमान ने यह भी वाज़ेह किया कि यह सारा बोझ नए पावर प्लांट्स की वजह से पड़ा है। मार्च 2020 में यानी आज से 1.5 साल पहले हुकूमत ने एक रिपोर्ट शाये की कि किस पावर प्लांट को कितनी इजाफी अदायगी की गई और इस रिपोर्ट में यह भी बात सामने आई थी कि बिजली बनाने वालों को इजाफी अदायगियाँ की गई हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने यह सवाल भी समात के दौरान उठाया कि इसका आज तक का ऑडिट क्यों नहीं किया गया। इस रिपोर्ट के बाद हुकूमत ने कहा कि हम कौम को खुशखबरी दे रहे हैं कि बिजली सस्ती कर रहे हैं, कंपनीज से बातचीत कर रहे हैं कि बिजली सस्ती हो जाएगी। समात के दौरान नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमती वुज़रा ने तो यहाँ तक कहा था कि बिजली आधी कीमत पर मिलेगी और आज ये खुशखबरी मिल रही है कि एक माह में बिजली की कीमत में दूसरी बार इजाफा हो रहा है। पाकिस्तानी अवाम आखिर जाएं तो कहाँ जाएं कि तमाम के तमाम लोग मर जाएं। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि डॉलर की कीमत हुकूमत खुद मुकर्रर करती है। हुकूमत की जिम्मेदारी है कि सारिफ के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, लेकिन हुकूमत ने इस बार तो 300 यूनिट वाले को भी नहीं बख्शा है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने सार्फिन की नुमाइंदगी करते हुए कहा कि चेयरमैन नेपरा
इनसे पूछें कि ऑडिट क्यों नहीं हुआ। अगर सालाना 10 अरब रुपए भी ठीक से ट्रांसमिशन पर लगाए जाते तो ये बहुत बेहतर होते और आज ये दिन ना देखना पड़ता। हुकूमत के पास पैसे हमारे टैक्स से आते हैं। हाफिज नईमुर रहमान ने यह भी वाजे किया कि कराची में आज भी 60% सारिफ लोड शेडिंग बर्दाश्त करता है। के इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन लाइंस पर पैसे नहीं लगाता और लाइन लॉसेस का पूरा बोझ अवाम पर मुंतकिल किया जाता है। हाफिज नईमुर रहमान ने यह सवाल भी उठाया कि रेंटल कंपनीज का फॉरेंसिक ऑडिट क्यों नहीं हुआ। ये मुआहदे पिछली हुकूमतों ने किए तो इमरान खान की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत इनको क्यों तहफ़्फ़ुज़ दे रही है। हाफिज नईमुर रहमान ने चेयरमैन नेपरा को गैर जानिबदार रहने का मशवरा दिया और कहा कि इतना हुकूमत और पावर डिवीजन ने जवाब नहीं दिया जितना चेयरमैन नेपरा खुद उनकी तरफ से जवाब दे रहे हैं, जिस पर चेयरमैन नेपरा ने वाजे किया कि मैं उनकी तरफ से जवाब नहीं दे रहा। हम हाफिज नईमुर रहमान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने सार्फिन की नुमाइंदगी की। चेयरमैन नेपरा ने कहा कि समाअत का मकसद सार्फिन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ है। नेपरा ने बिजली की कीमतों में इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत मुकम्मल और नेपरा ने आदाद शुमार का जायजा लेने के बाद फैसला जारी करने का कहा है। अब क्या इजाफा होगा या नहीं होगा, जल्द ही इसका फैसला भी हो जाएगा, जिससे यह वाज़ेह होगा कि हुकूमत और रेगुलेटरी अथॉरिटी अवाम और सार्फिन का एहसास करेंगे या नहीं। आज के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।